कोहिनूर हीरा दुनिया के सबसे मशहूर जवाहरात में से एक है। इसका नाम फारसी में रोशनी का पहाड़ है। यह एक बड़ा रंगहीन हीरा है जिसका इतिहास बहुत दिलचस्प और पेचीदा है। सदियों से राजा महाराजा इसको बहुत कीमती समझते आए हैं। यह शाही खजानों का हिस्सा रहा है और ताजों में जरा रहा है। आज ये हीरा क्वीन एलिजाबेथ द क्वीन मदर के ताज में जरा है। ये टॉवर ऑफ लंदन में ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स के हिस्से के रूप में प्रदर्शित है। कोहिनूर का भारत से ब्रिटेन तक का सफर लंबा और उछल पुथल भरा है। यह विजय, महत्वाकांक्षा और शक्ति के बदलते दौर की कहानी है। हीरे का सफर ब्रिटेन और भारत के बीच के जटिल रिश्ते को भी दर्शाता है। यह रिश्ता आज भी उपनिवेशवाद की विरासत से जुड़ा है। कोहिनूर का मूल भारत में है, जहां इसे सदियों पहले खनन किया गया था। वहां से यह कई शासकों और राजवंशों के हाथों से गुजरा। हर एक ने हीरे के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। कोहिनूर का सफर इस कीमती पत्थर के स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित और उत्सुक करती है। कोहिनूर ने अपना सफर भारत के गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरे की खदानों से शुरू किया। आज के आंध्र प्रदेश में स्थित गोलकुंडा कभी अपनी हीरे की दौलत के लिए मशहूर था। इन खदानों ने दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध हीरे दिए, जिनमें होप डायमंड और रीजेंट डायमंड शामिल हैं। हालांकि कोहिनूर प्रसिद्धि और बदनामी में उन सबको पीछे छोड़ देगा। कोहिनूर की खोज की सही तारीख रहस्य में छुपी है। हालांकि ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि यह 14वीं शताब्दी से पहले धरती से निकला था। यह हीरा संभवतः कोल्लूर खदान से निकाला गया था, जो अपने बड़े उच्च गुणवत्ता वाले हीरों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। अपनी खोज के बाद कोहिनूर के विशाल आकार और चमक ने इसे देखने वाले सभी लोगों को चकित कर दिया। यह जल्दी ही एक बेशकीमती चीज बन गई, जिसे शासकों और विजेताओं ने समान रूप से प्रतिष्ठित किया। कोहिनूर का शुरुआती इतिहास भारत में साम्राज्यों के उत्थान और पतन के साथ जुड़ा हुआ है। यह एक राजवंश से दूसरे राजवंश में जाता रहा, अक्सर युद्ध की लूट या राजनीतिक शक्ति के प्रतीक के रूप में। इसका सफर मध्ययुगीन भारत के उथल पुथल भरे इतिहास को दर्शाता है, जो महान साम्राज्यों और निरंतर शक्ति संघर्ष का समय था। हीरे का सफर उस युग की महत्वाकांक्षा, साजिश और सांस्कृतिक समृद्धि की एक झलक पेश करता है। भारतीय शासकों के हाथों से कोहिनूर का सफर इसके स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। इसके शुरुआती झांत मालिकों में से एक काकतीय राजवंश था, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में दक्कन के पठार पर शासन किया था। उन्होंने कथित तौर पर एक हिंदू देवी को समर्पित मंदिर में कोहिनूर को एक मूर्ति की आंख के रूप में इस्तेमाल किया था। यह भारत में हीरे के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को दर्शाता है, जहां इसे शक्ति और दैवीय कृपा के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता था। बाद के सदियों में हीरे का स्वामित्व कई बार बदला, विभिन्न शासकों और राजवंशों के हाथों से गुजरा। इनमें खिलजी वंश शामिल था, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, और तुगलक वंश, जो 14वीं शताब्दी में उनके उत्तराधिकारी बने। मुगलों ने, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की स्थापना की, अंततः कोहिनूर को हासिल कर लिया। मुगल सम्राट बाबर, मुगल वंश के संस्थापक, ने अपने संस्मरण बाबरनामा में कोहिनूर का उल्लेख किया। उन्होंने इसे दिल्ली सल्तनत के खजाने की सबसे मूल्यवान वस्तुओं में से एक बताया, जिसे उन्होंने 1526 में जीता था। कोहिनूर 2 शताब्दियों से अधिक समय तक मुगल बादशाहों के कब्जे में रहा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता रहा। उनके शासनकाल के दौरान हीरे को इसका वर्तमान नाम कोहिनूर मिला, जिसका अर्थ फारसी में रोशनी का पहाड़ है, जो मुगल दरबार की भाषा थी। 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, तो कोहिनूर के सफर ने एक नाटकीय मोड़ लिया। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और मुगल राजधानी दिल्ली को लूट लिया। उसके द्वारा जब्त किए गए खजानों में कोहिनूर हीरा भी था। नादिर शाह अपनी सैन्य कुशलता और क्रूरता के लिए जाना जाता था। वह कोहिनूर की सुंदरता और आकार से मोहित हो गया था। किंवदंती है कि पहली बार हीरे को देखकर उसने कहा, कोहिनूर, जिसका अर्थ फारसी में रोशनी का पहाड़ है। यह नाम हीरे से चिपक गया और तब से हीरे को कोहिनूर के नाम से जाना जाता है। नादिर शाह के पास कोहिनूर ज्यादा समय तक नहीं रहा। 1747 में उसकी हत्या के बाद हीरा उसके उत्तराधिकारियों के हाथों में चला गया। यह अंततः अफगानिस्तान में दुर्रानी साम्राज्य के संस्थापक अहमद शाह दुर्रानी के कब्जे में चला गया।
कोहिनूर कई दशकों तक अफगानिस्तान में रहा, एक शासक से दूसरे शासक के पास जाता रहा। 19वीं सदी की शुरुआत में इसने उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाब के शक्तिशाली सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह का ध्यान आकर्षित किया। रणजीत सिंह अपनी महत्वाकांक्षा और सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सिख गुटों को एकजुट किया था और पंजाब में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। रणजीत सिंह कोहिनूर के लालची थे और उन्होंने अफगानिस्तान में अस्थिरता की अवधि के दौरान इसे हासिल करने का अवसर देखा। 1813 में वह निर्वासित अफगान शासक शाह शुजा दुर्रानी से सद्भावना के संकेत के रूप में हीरे को भारत लौटाने के लिए बातचीत करने में कामयाब रहे, जो अपना सिंहासन वापस पाने के लिए रणजीत सिंह का समर्थन मांग रहे थे। भारत लौटने पर कोहिनूर रणजीत सिंह की बेशकीमती संपत्ति बन गया। वह अक्सर सार्वजनिक रूप से सोने के कंगन में इसे अपनी बांह पर पहनते थे, अपनी दौलत और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। हीरा सिख साम्राज्य के पुनरुत्थान का प्रतीक और उसके लोगों के लिए गर्व का स्रोत बन गया। भाग 6, ताज का गहना। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य कमजोर होने लगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रही थी, ने पंजाब और उसके प्रतिष्ठित खजानों, जिसमें कोहिनूर भी शामिल था, पर नियंत्रण करने का अवसर देखा। 1849 में 2 एंग्लो सिख युद्धों के बाद अंग्रेजों ने सिखों को हराया और पंजाब पर कब्जा कर लिया। लाहौर की संधि के हिस्से के रूप में, जिसने औपचारिक रूप से युद्ध को समाप्त कर दिया, कोहिनूर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी युवा महाराजा दलीप सिंह को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे हीरा प्रभावी रूप से महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। कोहिनूर का अंग्रेजों को हस्तांतरण एक प्रतीकात्मक क्षण था, जो भारत में ब्रिटिश शक्ति के समेकन का प्रतिनिधित्व करता था। हीरा, जो कभी भारतीय संप्रभुता और गौरव का प्रतीक था, युद्ध की लूट बन गया, जो उपमहाद्वीप में शक्ति के बदलते संतुलन को दर्शाता है। भाग 7, एक राष्ट्र का दावा। कोहिनूर के ब्रिटेन आगमन का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया गया। इसे 1851 की महान प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था, जिसने प्रसिद्ध हीरे की एक झलक पाने के लिए उत्सुक बड़ी भीड़ को आकर्षित किया। हालांकि इस प्रदर्शन ने विवाद भी खड़ा कर दिया। कई भारतीयों ने ब्रिटेन में कोहिनूर की उपस्थिति को औपनिवेशिक अधीनता की एक दर्दनाक याद के रूप में देखा। 1947 में भारत की आजादी के बाद कोहिनूर की वापसी की मांग जोर पकड़ने लगी। भारत सरकार ने कई मौकों पर हीरे की वापसी का औपचारिक अनुरोध किया, यह तर्क देते हुए कि इसे अवैध रूप से लिया गया था और यह भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा था। इन अनुरोधों का ब्रिटिश सरकार ने विरोध किया, जिसने यह कहा कि कोहिनूर को कानूनी तौर पर अधिग्रहित किया गया था और यह ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा था। कोहिनूर को लेकर विवाद ब्रिटेन और भारत के बीच जटिल और अक्सर तनावपूर्ण रिश्ते को दर्शाता है। यह उपनिवेशवाद की स्थायी विरासत और औपनिवेशिक युग के दौरान ली गई सांस्कृतिक कलाकृतियों की वापसी पर चल रही बहस पर प्रकाश डालता है। भाग 8, एक विवादित विरासत। कोहिनूर का स्वामित्व बहस और राजनयिक तनाव का विषय बना हुआ है। भारत हीरे पर अपनी सही विरासत के रूप में दावा करता रहता है, यह तर्क देते हुए कि इसकी वापसी ऐतिहासिक न्याय का प्रतीकात्मक कार्य होगा। पाकिस्तान, जहां कोहिनूर को अंग्रेजों ने जब्त किया था, ने भी हीरे पर दावा किया है। हालांकि ब्रिटिश सरकार अपने रुख पर कायम है कि कोहिनूर को कानूनी तौर पर अधिग्रहित किया गया था और यह ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का एक अभिन्न अंग है। उनका तर्क है कि हीरे को लौटाने से अन्य कलाकृतियों की वापसी के लिए एक मिसाल कायम होगी, जिससे संभावित रूप से संग्रहालय संग्रह और ऐतिहासिक संपत्तियों का विघटन हो सकता है। कोहिनूर की कहानी उपनिवेशवाद, सांस्कृतिक विरासत और स्वामित्व की राजनीति के जटिल इतिहास की याद दिलाती है। यह ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और सांस्कृतिक कलाकृतियों पर अलग अलग दृष्टिकोण की चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। भाग 9, वापसी की उम्मीद। चल रही बहस और राजनयिक बाधाओं के बावजूद कोहिनूर के भारत लौटने की उम्मीद अभी भी जिंदा है। हीरा कई भारतीयों के दिलों में एक खास जगह बनाए हुए है, जो इसे अपने राष्ट्रीय गौरव और विरासत के प्रतीक के रूप में देखते हैं। इसकी वापसी की मांग को राष्ट्रीय सम्मान और ऐतिहासिक न्याय का मामला माना जाता है। कोहिनूर कभी भारत लौटेगा या नहीं, यह अनिश्चित है।
हालांकि हीरे को लेकर चल रही बहस और जन जागरूकता यह सुनिश्चित करती है कि इसकी कहानी कही जाती रहेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके महत्व पर बहस होती रहेगी। कोहिनूर सांस्कृतिक कलाकृतियों की स्थायी शक्ति और ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के महत्व की याद दिलाता है।